दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी मुद्दे हैं। आज 18 जुलाई है। 18 जुलाई से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स के प्रमुख मुद्दे हैं, जो आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन पर हम लोग डिबेट करते हैं। इस क्लास में हम लोग आज बात करेंगे 10 से 12 बिंदु हैं, जिन पर आज बहुत ही ज़रूरी डिस्कशन आप लोगों के लिए है और उसमें कुछ जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी रहती हैं। इसकी पीडीएफ और इसके पूरे नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.abhyaan civil services पर जाकर के इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में करंट अफेयर्स की। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह की राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा पहला न्यूज है जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर रिपोर्ट दिया है। एडीआर जो कि सांसदों और जो हमारे नेता होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में एक रिपोर्ट जारी करता है। तो इसमें कई मुख्यमंत्री और कई हमारे नेता जो हैं, विधायक और सांसदों की प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल डिस्कशन किया गया है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो आपको जाननी चाहिए। देखिए जुलाई 2023 में, अब देखिए हमारी जो एक जो निबंध आता है राजनीति में अपराधीकरण या अपराधी का राजनीतिकरण या राजनीतिक जो वर्चस्व की जो समस्या है, उसमें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आप दे सकते हैं। तो जुलाई 2023 में एस्से राइटिंग में भी आपकी काफी मदद करेगा, ठीक है ना। कब? ये जुलाई 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने देश के दागी विधायकों की रिपोर्ट जारी की है। अभी देखिए पैसा तो है ही, इसमें जो है दागी यानी कि जो लोग करप्ट हैं, ठीक है ना, करप्ट हैं, करप्ट के साथ साथ जो है इनका इनका जो है जो इन पर दर्ज मुकदमे हैं, चाहे वो जघन्य अपराध के हों चाहे सामान्य मुकदमे हों, उनकी यहाँ पर रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के विधायकों की को शामिल किया गया है। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्तमान कार्यरत विधायकों की जो संख्या है वो 4001 है। इन 4001 विधायकों में 44% विधायक जो है यानी कि 1777 हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। सॉरी, मैं बता रहा था कि इसमें जो करप्शन के साथ साथ जो है ना एक प्रॉपर्टी का भी रिपोर्ट आया है, हालांकि इसमें नहीं है, इसको मैं अलग से करा दूंगा, ठीक है ना। इसमें जो है 28% विधायकों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इसमें जो है अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो केरल में सर्वाधिक 70% विधायक। अब बहुत लोगों का मानना यह है कि केरल जो है वह बड़ा पढ़ा लिखा राज्य है, पढ़े लिखे जो है लोगों की सरकार होती है। वहां सरकारें जो हैं वो भी बहुत बड़े स्तर पर करप्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन वहां के जो लोग हैं, लोगों की वजह से हम देखते हैं ना कि वहां के लोगों का जो अपने जमीन से जुड़ाव है और अपने यहाँ आकर के आप देखेंगे किसी भी केरलाइट को बाहर जो है वो घर नहीं खरीदता है, घर अपने यहाँ खरीदता है। यानी कि वो पूरी आर्थिक जो सिस्टम है उन लोगों का रूट लेवल पे बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो स्ट्रांग है हर चीज में। वहां की जो लोकल बॉडीज हैं वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। पॉलिटिशियंस के बारे में देखें तो केरल में सर्वाधिक 70% विधायकों पर ये है कि वो क्या है, करप्ट हैं और करप्ट के आधार पर उन पे दर्ज भी है केसेस, आपराधिक मामलों में मामले हैं। जबकि बिहार जो है 67% विधायक आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 70% से अधिक, यानी कि बिहार से भी आगे केरल है। अगर राजनीतिक अपराधियों की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा, जो हम मानते हैं ना हर मामले में आगे देखते हैं, चाहे वो एजुकेशन के मामले हो, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो, चाहे किसी अन्य मामले में उसको महिमा मंडन किया जाता है, लेकिन वहां के लोगों के कारण वो स्टेट अच्छा है। लेकिन अब इसमें जो पॉलिटिशियंस हैं वो सभी पार्टी के, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि वो किसी एक पार्टी के हैं, वो सभी पार्टी के 70% विधायक, मतलब आप समझ रहे हैं ना, लगभग सारे विधायक जो है वो क्या है, करप्ट है। और वैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आप मध्य प्रदेश में, इन राज्यों में करप्शन की ज्यादा बातें सुनते हैं, लेकिन दक्षिण के राज्यों में भी ये करप्शन पूरा घर किया हुआ है। दोस्तों, गंभीर आपराधिक मामलों में दिल्ली के सर्वाधिक 53%। अब दिल्ली के विधायक में ज्यादातर संख्या किसकी है? आम आदमी पार्टी की है, जो करप्शन खत्म करने आए थे, ठीक है ना। एडीआर की रिपोर्ट है, ये किसी सरकार की रिपोर्ट नहीं है, ये करप्शन खत्म करने आए थे और करप्शन को सबसे ज्यादा बढ़ा दिया इन्होंने। ये विधायक 63% विधायक जो है इसमें शामिल हैं,
बिहार के 50% विधायक गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 155 विधायक अर्थात 38%, तो ये भी उत्तर प्रदेश का भी कम नहीं है मामला। 38% मतलब कि आधे विधायक जो है यहाँ भी, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे अभी देखिए कांग्रेस के विधायक तो बहुत कम हो गए हैं और बीजेपी के, सपा के, बसपा के ही विधायक बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये इनमें से भी 38% जो है इन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। राज्य विधानसभाओं में प्रति विधायक औसत संपत्ति जो है वो 13.63 करोड़ है। ठीक है ना, 13.63 करोड़ है, जिसमें से कर्नाटक में सर्वाधिक 14% विधायक अरबपति हैं। आप देख रहे हैं ना, कर्नाटक में जो दक्षिण सिनेमा में जो दिखाया जाता है वो सही में सही है। दक्षिण में कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, इनमें बहुत अमीर अमीर लोग जो है विधायक हैं, जो क्या करते हैं, बहुत बड़े स्तर पर डोनेशन भी करते हैं, लेकिन वो करप्शन का पैसा है, कहां से आता है, क्या जाता है। वो त्रिपुरा के विधायक सबसे कम संपत्ति वाले हैं, यानी कि त्रिपुरा में अभी संपत्ति सबसे कम है और 4001 विधायकों में 88 विधायक अरबपति हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितने अरबपति विधायक हैं जो पैसे से सीट खरीदते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो। तो ये रही कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आपको पॉलिटिकल सिस्टम पर कोई ऐसे लिखना है, कोई आंसर राइटिंग करनी है, कहीं डिबेट करनी है, तो ये आंकड़ा है। एज अ होल पार्टी वाइज करप्शन का आंकड़ा आप प्रेजेंट करेंगे तो आपके साथ भेदभाव सोचा जाएगा कि आप जिस विचारधारा के हैं उसके ऊपर, लेकिन ये होलिस्टिक अप्रोच आप देख रहे हैं कि बहुत बुरी स्थिति है। चलिए आगे हम देखते हैं अगली न्यूज पर। दोस्तों गजह कथा एक अभियान चला गया। देखिए दक्षिण भारत में आपने देखा था कि सबसे ज्यादा जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु के जंगलों में काफी मात्रा में जो हाथी पाए जाते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार भी की घटनाएं आई हैं। एक जो गर्भवती हाथी के को खिला दिया गया था, बम खिला के मार दिया गया, कुछ साल पहले की घटना है। और इस तरीके के जघन्य अपराध उन पे होते रहते हैं जब वो ह्यूमन के एरिया में आते हैं, जंगलों को क्रॉस करने में बड़ी समस्या होती है। तो इस पर जो है इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। जुलाई 2023 में गजह कथा, ठीक है ना, गजह कोथा अभियान असम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये असम सरकार यानी नॉर्थ ईस्ट में भी है, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में भी हाथी हैं काफी। इस अभियान का उद्देश्य क्या है, मानव हाथी संघर्ष यानी कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की बढ़ती समस्या से निजात पाना। इस अभियान का नेतृत्व जो है असम सरकार ने गैर सरकारी संगठन आरण्यक को दिया है। यह पहले ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के सहयोग से शुरू की गई थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्षेत्र में हाथियों को के व्यवहार परिस्थितिकी और हाथियों के सांस्कृतिक महत्व के बारे में निवासियों को शिक्षित करना। वर्तमान में असम और बंगाल लगभग में 80 हाथी गलियारे हैं। असम में हाथियों की संख्या लगभग 5700 है और ये सब सर्वाधिक भी होगी मेरे ख्याल से, केरल के बाद जो है ये सर्वाधिक होगी। ठीक है ना, आगे हम देखते हैं दोस्तों। अगली हमारी न्यूज है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे है। आज 18 जुलाई है दोस्तों। 18 जुलाई 2023 को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। और नेल्सन मंडेला के बारे में आपको पता है, अपार्थाइड मूवमेंट, जो कि रंग भेद के विरुद्ध जो है इन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया था दक्षिण अफ्रीका में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो गांधीयन विचारधारा से इस विचारधारा को लोकतांत्रिक विचारधारा में लेकर के जाना एक बड़ा इनका लक्ष्य इन्होंने प्राप्त किया था। चलिए देखते हैं इस दिवस के बारे में क्या खास है। प्रतिवर्ष 18 जुलाई को प्रमुख रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता नेल्सन मंडेला की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2009 में को इस दिवस के लिए मान्यता दी थी। पहली बार यह दिवस 2010 में मनाया गया था। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद व्यवस्था को समाप्त करने और बहुजातीय लोकतंत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2023 के नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की क्या थीम है, यह आपके हाथों में है, इट इज इन योर हैंड, ये इस बार की थीम है। नेल्सन मंडेला 1994 से 99 तक दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी रहे, जो कि काफी बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव था आपके दक्षिण अफ्रीकी राजनीति में, दक्षिण अफ्रीकी देश के राजनीति में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था। चलिए आगे हम देखते हैं अगली न्यूज दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे कुछ कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। इन कार्यक्रमों के लिए अभी जो है चंद्रयान 3 पर निबंध दिया गया है, आप लोग सभी लोग लिख करके पर्सनली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक मूल्यांकन सीरीज जो है इसी हफ्ते शुरू हो रही है, आपको उसमें शामिल किया जाएगा और 100 लोगों में से एक विजेता घोषित किया जाएगा जो लोग निबंध श्रृंखला में
जुड़ना चाह रहे हैं, एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन करा के 1050 मात्र फीस होती है हमारी। इसमें जो है आप करंट अफेयर्स से संबंधित भी जितने भी निबंध होते हैं उसको अपडेट करके आपको मिल जाता है। 45 प्लस जो है आपको निबंध मिलते हैं, इतनी ही ज्यादा लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपका मूल्यांकन भी होता है, यानी कि आपका जो आप लिखेंगे वो मूल्यांकन बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि इवेल्युएशन नहीं कराते हैं आप। निबंध में दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट है टॉपर्स रहे हैं सभी परीक्षाओं में यूपीपीएससी की। चलिए आगे हमारा कुछ कार्यक्रम है, जैसे 28 टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज चल रही है, उससे बारे में ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए फाउंडेशन बैच है दोस्तों, ये ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए प्री कम मेंस आरओ का बीईओ का भी बैच है, और साथ ही हमारा क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है 75 दिवसीय। अभी ये टेस्ट सीरीज चल रही है, केवल क्रैश कोर्स की जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जल्दी आपको कराई जाएंगी, उस पर नोट्स तैयार हो रहे हैं। तो ये रही। अगली हम न्यूज देखते हैं, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्या विशेष चीजें हमें जाननी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए, तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन 12 से 16 जुलाई तक किया गया। 12 से 16 जुलाई यानी कि 2 दिन पहले ही खत्म हुआ। कहां पर हुआ दोस्तों? बैंकॉक में हुआ। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 27 पदक जीते। 27 पदकों के में जो है 6 स्वर्ण थे, 12 रजत और 9 कांस्य पदक है। भारत 27 पदकों के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। जापान 37 पदकों के साथ पहले स्थान पर, चीन दूसरे पर, यानी कि एशिया के 3 बड़े प्रभावशाली देश टॉप 3 पर हैं, जापान, चीन और भारत। साथ ही दोस्तों, यद्यपि भारत ने चीन से अधिक पदक जीते, किंतु चीन की स्वर्ण पदकों की संख्या भारत से अधिक थी, इसलिए वह दूसरे स्थान पर है। श्रीलंका चौथे पर और कतर 5वें स्थान पर रहा, यानी कि भारत जो है वह तीसरे स्थान पर है, पहले पर जापान, दूसरे पर चीन और तीसरे पर। स्वर्ण से ही आपको पता है रैंकिंग डिसाइड की जाती है, जितने भी ज्यादा आप गोल्ड जीतते हैं उतने ही अच्छी रैंकिंग आपकी होती है। चलिए अगला, बहुत ही क्रांतिकारी इस बार परिवर्तन देखा गया है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में। अल्कारेज जो एक नए सनसनी बनकर उभर रहे हैं, बहुत ही कम उम्र के, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं ये, जिन्होंने किसी भी ग्रैंड स्लैम जीता है। विंबलडन जीतने वाले भी ये बड़े ही कम उम्र में बने हैं, और इन्होंने इस समय जो विश्व नंबर 1 जोकोविक हैं, नोवाक जोकोविक को हरा करके ये जीता है। अल्कारेज नंबर 1 पर भी पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है ना, अभी भी मेरे ख्याल से नंबर 1 पर ही हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट वर्ष की 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में से एक है। विंबलडन एकमात्र ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है जिसका आयोजन घास के मैदान पर किया जाता है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ग्रास कोर्ट होता है इसका, ठीक है ना। विंबलडन चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में से वर्ष की तीसरी प्रतियोगिता है। इसका आयोजन इंग्लैंड में किया जाता है। विंबलडन के पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। कार्लोस अल्कारेज ने फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविक और आपको स्पेन के राफा का याद होगा, राफेल नडाल, वो तो है ही, उनके बाद एक और सनसनी आ गए हैं। अल्कारेज जो है, कार्लोस अल्कारेज जो है, ये काफी प्रभावशाली खिलाड़ी हैं बहुत कम उम्र में। अल्कारेज का यह दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है और पहला विंबलडन खिताब है ये। महिला एकल का खिताब जो है चेक गणराज्य के मार्केटा वोंड्रासोवा है, ये कहां की है? चेक रिपब्लिक की। मार्केटा वोंड्रासोवा ने फाइनल में ट्यूनिशिया के ओन्स जावेउर को हराया। पुरुष युगल का खिताब वेल्से कुलेहोफ और नील स्कूपाक्सिक ने, और महिला युगल का खिताब जो है बारबोरा स्ट्राइकोवा और हासिल सुवई की जोड़ी ने जीता था। मेट पाविक और ल्यूडमिना किचेनोक की जोड़ी ने मिश्रित युगल का विंबलडन खिताब जीता। मिश्रित वाला और डबल वाला चूंकि इस बार नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं है, लेकिन ये वाला विंबलडन का जो मेन जो फाइनल है वो जो अल्कारेज ने जीता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन्होंने नोवाक जोकोविक को हराया है। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज है हमारी, जो कि नोमैडिक एलिफेंट न्यूज है। नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। आपको पता है मंगोलिया और भारत के बीच ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। चलिए देखते हैं इसके डिटेल में इस बार नोमैडिक एलिफेंट में क्या क्या चीजें हुई, ठीक है ना। नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच किया जाने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। 2023 में यह अभ्यास 17 से 31 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है, ठीक है ना। ये कल शुरू हुआ और 31 जुलाई तक रहेगा। इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर जो है दोस्तों, यहाँ की राजधानी है और यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। यह नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास का 15वां संस्करण होगा। यह अभ्यास भारतीय सेना की जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। वर्ष 2019 के बाद से इस सैन्य अभ्यास का आयोजन पहली बार किया जा रहा है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
2019 से कोविड के कारण जो है बहुत सारे अभ्यास और बहुत सारी चीजें जो है बंद हो गई थी, वो फिर से आयोजित किया जाता है। मंगोलिया जो है वो लैंड लॉक देश है, ठीक है, इसकी राजधानी उलान बटोर है। वहीं पर 15वां जो है आपका नोमैडिक एलिफेंट जो है सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों। नाइजीरिया डिक्लेयर्स इमरजेंसी ड्यू टू क्राइसिस, क्राइसिस लिखा है यहाँ पे, क्राइसिस ऐसी है, क्राइसिस, सॉरी, राइजिंग फूड प्राइसेस, ये फूड क्राइसिस है वहां पर। राइजिंग फूड प्राइसेस यानी कि जो खाद्यान्न की जो समस्या है वो भारत में ही नहीं है। टमाटर जो है 200 रुपए किलो भारत में ही नहीं, नाइजीरिया में भी, पाकिस्तान में भी मिल रहा है। यानी कि जो क्राइसिस खाद्यान्न समस्या है, जैसे मैंने 2 दिन पहले अभी जलवायु परिवर्तन पर एक क्लास ली थी जो एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। फूड क्राइसिस विल बी अ वेरी डिजास्टर प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड। ये विश्व के लिए एक ऐसी समस्या है जो बहुत खास करके अफ्रीकी देशों में जहां पर खेती बहुत कम होती है, और उन खाद्यान्न समस्याओं को पूरा करने के लिए दक्षिण एशियाई देश ही सहयोग कर सकते हैं। खास करके भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये ऐसे देश हैं जहां पर खेती बहुत बड़े स्तर पर की जाती है। चीन जैसे देश हैं, वह उसमें बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल चीजें मिला करके उसको बहुत बड़े स्तर पर जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड और अन्य, क्योंकि चीन खुद ही खाद्यान्न समस्या से बहुत जूझ रहा है। भारत जो है वो खाद्यान्न में सरप्लस है, लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी की कमी है, जिससे वो क्या कर सकता है, इन ऐसे गरीब देशों को फूड सप्लाई कर सकता है। तो चलिए देखते हैं इसको डिटेल में। जुलाई 2023 में अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत के कारण आपातकाल लगा दिया है। आपातकाल की घोषणा नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने की थी। आपातकाल की स्थिति सरकार को खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति में सुधार की दिशा में काम करने की अनुमति देगी। आपातकाल की घोषणा करके नाइजीरिया खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कृषि भूमि और कृषि उत्पादों बढ़ाने के लिए जंगलों को साफ करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। तो ये एक और बड़ी समस्या क्रिएट करेगा। यानी कि नाइजीरिया जो है, आपको पता है कि बहुत खतरनाक जंगल हैं वहां पर, बहुत भारी भारी जंगल हैं, और वहां पर ज्यादातर आप देखेंगे जो जंगल हैं वो किस प्रकार के जंगल हैं, वह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। अगर उनको काटा गया तो आपको पता है कि वहां जंगल दोबारा उगाना बड़ा ही असंभव होता है। जैसे अमेजन के जंगल हैं, आपके गिनी है, आपका नाइजीरिया है, इस सब के जंगल जो है क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आते हैं, और इन जंगलों को अगर एक बार काटा गया तो उनको दोबारा उगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां की भूमि जो है उस तरीके की लीचिंग की समस्या वहां पर होती है। वहां पर तो राष्ट्रपति ने अभी घोषणा की है कि ईंधन सब्सिडी हटाकर जो पैसा इस्तेमाल किया जाएगा, इसका इस्तेमाल किसानों को खाद और अनाज मुहैया कराने में किया जाएगा। गरीब परिवारों को प्रति माह $10 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया में 25 मिलियन लोग जो है उच्च भूखमरी की समस्या से जूझ रहे हैं। नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, इसकी राजधानी अबूजा है। और आप बताएंगे एसडीजी गोल नंबर कौन सा है जो भूखमरी को समाप्त करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नाइजीरिया जैसे देश जो काफी बड़े देश हैं, यहाँ पर 25 मिलियन लोग जो है क्या है, भूखमरी से जूझ रहे हैं। यानी कि 25 मिलियन का मतलब 250 लाख, यानी कि 10 लाख होते हैं एक में, तो 250 लाख लोग जो है, यानी कि 2 करोड़ 50 लाख लोग जो है क्या है, भूखमरी की समस्या से गुजर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा यशस्वी जायसवाल एक नया नाम, भदोही के सड़कों से निकल करके मुंबई के वानखेड़े और फिर किंगस्टन या जहां पर जॉर्ज टाउन, जहां पर भी ये टेस्ट हुआ है, वहां तक पहुंचना, और भारत का एकमात्र सलामी बल्लेबाज जो विदेशी धरती पर डेब्यू मैच में शतक लगाने वाला शतक वही अपने उत्तर प्रदेश के भदोही का यशस्वी जायसवाल। इनके बारे में हम देख लेते हैं। काफी कारनामे इन्होंने किए आईपीएल में, पहले सीजन में और दूसरे सीजन में तो धमाकेदार परफॉर्मेंस की, और इसी वजह से इनको भारतीय पुरुष टीम के सलामी बल्लेबाज के रूप में इनको वेस्टइंडीज के दौरे पर भेजा गया। और पहले मैच के पहले ही इनिंग में इन्होंने क्या किया, एक बड़ा शतक लगाया। यशस्वी जायसवाल भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं। जुलाई 2023 में वे विदेशी धरती पर अपने पहले ही टेस्ट में शतक बनाने वाले पहले सलामी बल्लेबाज बन गए हैं। यशस्वी से पूर्व 4 भारतीय बल्लेबाजों ने विदेशी धरती पर डेब्यू मैच में शतक लगाया था, किंतु वे चारों ओपनर नहीं थे। यशस्वी जायसवाल ने यह उपलब्धि वेस्टइंडीज के खिलाफ जो है पहले टेस्ट में हासिल की। यशस्वी जायसवाल टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय बल्लेबाज है, किंतु विदेशी धरती पर
पहले ओपनर बल्लेबाज हैं। यानी कि जो ओपनिंग की समस्या थी, केएल राहुल और आपके कप्तान साहब रोहित शर्मा जी, इतना घटिया परफॉर्मेंस इन लोगों का रहा है। और उनके साथ जो है और भी हैं, जैसे कि आप गब्बर, क्या नाम है, उनको टीम से जब से बाहर किया गया है, ये धवन को, तब से जो है लगातार ओपनिंग पार्टनरशिप, ऋषभ पंत के न होने से कीपिंग में समस्या, और ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो स्ट्रांग न होने के कारण भारत कई मैच हारा है। तो अगर ये यशस्वी को मौका दिया गया होता वर्ल्ड कप फाइनल में, तो वो मामला कुछ और ही होता। तो ये लड़का जो है कितना बड़ा परफॉर्मर है, ये इसने दिखाया था राजस्थान रॉयल को कई मैच अपने बदौलत जिता करके, और इसीलिए इनको मौका मिला है। और इस मौके को भुना करके उन्होंने 171 रन की बड़ी पारी खेली, जो कि किसी भी भारतीय ओपनर के लिए विदेश में बहुत बड़ी पारी है। चलिए आगे देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल पावर प्रोजेक्ट गोड्डा पावर प्लांट। गोड्डा पावर प्लांट कहां पर है दोस्तों? यह बांग्लादेश में पावर प्लांट है, और इसको पहली बार जो है भारत का कोई व्यापारी, यानी कि अडानी, गौतम अडानी, विदेश में समझौता कर रहे हैं शेख हसीना जी से, वहां के पावर प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए। गोड्डा पावर प्लांट जो है वो कहां पर है दोस्तों? बांग्लादेश में है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। जुलाई 2023 में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय विद्युत परियोजना अडानी पावर द्वारा शुरू की गई है। गौतम अडानी ने इस परियोजना के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की है। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय विद्युत परियोजना का नाम गोड्डा पावर प्लांट है। इस पावर प्लांट का निर्माण झारखंड में पूर्ण कर लिया गया है। इस पावर प्लांट की उत्पादन क्षमता जो है 1600 मेगावाट है। यह प्लांट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर बनाया गया है। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ हुए बिजली खरीद समझौते के तहत गोड्डा प्लांट 1946 मेगावाट की आपूर्ति करेगा। गोड्डा पावर प्लांट से बांग्लादेश के 25 वर्षों के लिए विद्युत आपूर्ति की जाएगी। यानी कि गोड्डा पावर प्लांट जो है वह है तो झारखंड में, आपके छत्तीसगढ़ में, कहां पर है? झारखंड में, सॉरी, झारखंड में, लेकिन वह काम किसके लिए करेगा? वह विदेशी, यानी कि करेगा बांग्लादेश के लिए। ठीक है ना? तो सॉरी, मैंने बताया था कि गोड्डा जो है बांग्लादेश में है। गोड्डा बांग्लादेश में नहीं है, गोड्डा जो है वो कहां पर है? आपके झारखंड में है। झारखंड से वो जो है क्या करेगा? विद्युत सप्लाई करेगा पूरी तरीके से, कहां पर? इनके लिए। तो ये रही कंप्लीट जानकारी आज के क्लास की। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन कुछ हमारे जो कोर्सेज हैं उसमें आप जुड़ सकते हैं। एसे राइटिंग कोर्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही हमारी जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, फाउंडेशन बैच, आरओ का बैच, और आंसर राइटिंग प्लस जो है आपका कंप्लीट मुख्य परीक्षा से संबंधित क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट www.civilservices.com पर जो है डेली न्यूज अपडेट के लिए और करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस के लिए वहां जरूर विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अब 2 गलतियां इस क्लास में हुई हैं, उसको आप एक बार सुधार कर लीजिए। गोड्डा जो पावर प्लांट है वो कहां पर है? झारखंड में है। और एक बार जो मैंने बताया था एडीआर की रिपोर्ट, हालांकि एडीआर की जो रिपोर्ट होती है वो पैसे के लिए भी होती है, करोड़पति अरबपति के लिए भी, लेकिन वो जो है जो मूल रिपोर्ट है वो करप्शन को लेकर के है। ठीक है ना? तो ये रही कंप्लीट जानकारी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।